अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी टॉक शो। आने वाला बजट ज़ेर बहस है, हर जगह इसी पर बात हो रही है। आम आदमी को इसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ वो लोग जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें पेंशन में इजाफे का, कुछ वो जो सरकारी मुलाजमीन इस वक्त मुलाजमत पर मौजूद हैं, उन्हें अपनी तनख्वाहों में इजाफे का, ताकि वो देख सकें कि उनके घर का बजट कैसे चलता है। और जो लोग इस बजट से महंगाई और महंगाई के कम होने की नवीद देखते हैं, वो इसको कैसे लेते हैं, इस पर भी बात करेंगे। चैलेंजेस क्या हैं? सर्कुलर डेट है, बजटरी डेफिसिट्स हैं, बड़े बड़े डेफिसिट्स हैं हमारे। इंडस्ट्री को किसी न किसी तरह बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी, इंपोर्ट कम करनी है हमने, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लानी है, फिर जो बजट के लिए रकम चाहिए जिसमें आपकी तरक्की भी हो, जिसमें आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, जिसमें पेट्रोलियम की वो मसनूआत जो आम आदमी इस्तेमाल करता है उन तक उसकी रसाई सस्ते में हो, डॉलर को कैसे कंट्रोल करना हो, स्टॉक मार्केट को क्या करना है, कैसे देखना है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रोल क्या होना चाहिए। IMF तो ओगरा तक के लिए हुकूमत को कह रहा है कि ख़ुद को अलग करें, ओगरा को इसकी प्राइसिंग करने दें और ख़ुद को अलग कर ले गवर्नमेंट। IMF टैक्सेशन की बात करता है, FBR ने जनरल सेल्स टैक्स की बात की, 18-19% की बात की, दीगर टैक्सेस की बात की। वज़ीर आज़म ने फिल वक्त तो रोका, लेकिन शायद ज़्यादा देर इसको रोक ना पाएँ, क्योंकि टैक्सेस का निफाज तो होके रहेगा। डायरेक्ट टैक्सेशन, नॉन डायरेक्ट टैक्सेशन, हर तरह की टैक्सेशन का बोझ एक गरीब आदमी पर है। बिजली के बिल सर्कुलर डेट की मद में उन पर आकर गिरते हैं। वो जितने भी यूनिट इस्तेमाल करें उनका बिल कोई 20,000 से ऊपर ही आना है, और 20,000 से ऊपर नॉर्मल बिल है जिसमें एक आधा पंखा चल रहा होगा। अब इस कदर गर्मी की सूरत हाल है कि इस सूरत हाल में अगर एयर कंडीशन का इस्तेमाल आम आदमी करता है तो बेचारा ये भी सोचता रह जाता है कि उसका बिल क्या आएगा। गैस का सर्कुलर डेट हो, पेट्रोलियम की मद में डेट्स हों, फिर पेट्रोलियम लिवी हो, ये सारी चीज़ें महंगाई समेत आवाम के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। और आने वाले बजट से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं जब आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ही डिक्रीजिंग पॉइंट पर हो और चंद एक आपके सेक्टर्स रह गए हों जिस पर हुकूमत की नज़र हो। सब्सिडीज़ अब हुकूमत शायद आहिस्ता आहिस्ता उठा लेगी, अगर उठा लेगी तो फिर क्या बनेगा इंडस्ट्री का। एग्रीकल्चर को कैसे देखना होगा, बाहर से गंदम मंगवाई, किसानों के मसाइल बढ़ गए, वो एक मिसमैनेजमेंट हो गई, वो अफसरान पर डली, लेकिन बहरहाल एक बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई। आने वाले दिनों में किसान दीगर फसलों को कैसे उगाएगा अगर उसे गंदम के रेट नहीं मिलते तो। हारून शरीफ साहब माहिर मईशत भी हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक हेड भी रहे, बहुत सारी चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से जानते, गहरी नज़र रखते हैं। हारून साहब, सर अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे जब बात हो रही थी आप कह रहे थे यार बजट पे क्या बात करें, बजट पे कोई इतनी बात करने को नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए सर बजट किसी के लिए उम्मीद है, किसी के लिए डर है। महंगाई बढ़ेगी, कम होगी, पेंशन पे क्या होगा, तनख्वाहों का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, रोज़गार का क्या होगा, बड़े सवालात हैं आम आवाम के। जी अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस चीज को समझना, ये सवालात क्यों हैं? ये सवालात इसलिए हैं कि किसी भी मैच्योर इकोनॉमी में जो बजट होता है वो आपकी हुकूमत की पॉलिसीज की रिफ्लेक्शन होता है। आप पॉलिसीज को उस साल के लिए फाइनेंस करने के लिए बजट बनाते हैं। अगर हमारी पॉलिसीज, पेंशन की जो आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, PSDP की कर रहे हैं, उसकी अगर हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है, पॉलिसीज अगर क्लियर हो और लोगों को पता हो कि 3 से 5 साल अब इसके अंदर बजट आता रहना है, तो जो बजट का इतना ज्यादा हम बात करते हैं उसके ऊपर इतना इन्हिसार ना किया जाए। तो एक तो होता है रिएक्टिव बजट जो मरूजी हालात को देख के बनाया जाता है। एक होता है जो एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म पॉलिसी का बजट होता है, वो स्टेबल बजट होता है। दूसरी चीज है बजट की प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर बजट ने 3 माह में चेंज हो जाना है तो फिर इस बजट के ऊपर इतनी ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारे तो मिनी बजट से एक रूटीन बन चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ। तो मैं सिर्फ प्रीएम्बल में ये बताना चाह रहा था कि हमें बजट को पॉलिसी के साथ लिंक करने की जरूरत है, मीडियम टर्म पॉलिसीज के साथ, ताकि लोगों को पता हो कि हर साल ये बदल नहीं जाएगा। इन्वेस्टर को भी पता हो, सेवर को भी पता हो, पेंशनर को भी पता हो कि भाई ये पॉलिसी है तो इसके अंदर तो ये होना ही होना है। अब इस बजट को अगर आप देखिए तो इसके अंदर 50% से ज्यादा पैसा तो वो हमारा कर्ज के सूद की अदायगी में चला जाएगा। सही, खसारे का बजट है। बाकी, जी, जो बाकी हमें बचेगा पैसा
उसके अब देखें ना, जो टैक्सेशन का टारगेट तकरीबन 12.9 ट्रिलियन की बात हो रही है, वो 2-2.5% ग्रोथ के ऊपर आना, अनलेस कि आप वो ऐसे सेक्टर्स को हाथ डालें जो सो फार अनटचेबल्स हैं, वो मुझे तो नहीं दिखाई देता कि एग्जिस्टिंग में से आप मजीद स्क्वीज कर पाएंगे। और वो चीजें करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स की जरूरत पेश आएगी। जो खसारा है अगर 8% प्लस रहता है हुकूमत का, तो फिर तो ये वही साइकिल है। हाँ, अगर हुकूमत अपने खर्चे कम कर लेती है, कुछ स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस को बेच देती है, हुकूमत अपने जो डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं वो सूबों की तरफ पास ऑन करती है, फिर मुझे कुछ उम्मीद दिखाई देती है कि थोड़ी बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट टाइप पे गुंजाइश निकल सकती है। अच्छा, अभी आपने हालिया देखा होगा हारून साहब, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बजट पेश कर दिया। पहली असेंबली हो गई, 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है और उसमें उन्होंने ये कहा कि महसूलात कलेक्शन यानी 1754 अरब रुपए हैं और कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं, इसलिए वो इसे शायद सरप्लस कह रहे हैं। क्या ये हकीकी मानों में ऐसा है? जी, सूबों के पास बिल्कुल सरप्लस आते हैं, हर साल आते हैं, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद 58.5% जो ओवरऑल डिविजिबल पूल का पैसा है वो सूबों को चला जाता है। अब सूबों को चला तो जाता है, लेकिन सूबों के पास इतनी सलाहियत ही नहीं है कि उस पैसे को मीनिंगफुली स्पेंड कर सके, तो इसलिए उनका सरप्लस आता है। मेरा मसला ये है कि सूबों के पास अपना सूबाई टैक्स कलेक्ट करने का इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि फेडरेशन कर्ज पे चल रही है। हम कर्ज लेके सूबे को ग्रांट पास ऑन कर रहे हैं। जब आप ग्रांट दे रहे हैं जो आपने वापस ही नहीं करनी, तो मेरे ऊपर रेवेन्यू जनरेशन का प्रेशर तो वैसे ही हट जाता है, खास तौर पे जबकि मेरे अंदर खर्च करने की सलाहियत लिमिटेड हो। ये हमें समझना चाहिए कि एक यहां पर डिस्टॉर्शन है कि अगर सूबे को आप परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेशर दें ग्रांट का कि भाई आप परफॉर्म नहीं करोगे, अच्छी तरह स्पेंड नहीं करोगे, कि अगली दफा ये कट जाएगी, लेकिन वो हमारा एक एनएफसी का तरीका है जिसमें सूबे को पता है कि उनको इतना पैसा मिलना ही मिलना है। तो जो सूबों के बजट के अंदर जो सरप्लस है उस पर मुझे तज्जुब नहीं है। हाँ, ये एक बात हो रही थी निगोशिएशन की कि सीसीआई के थ्रू उस सरप्लस को अगर वापस डाइवर्ट किया जा सके फेडरेशन को, क्योंकि उनका खसारा बड़ा है। मुझे नहीं दिखता कि करंट इंटेंस सियासी माहौल में आप कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे। अच्छा सर, ठीक है, हम उसको वापसी की तरफ जाता ना भी देखें, लेकिन क्या फेडरल के पास इस वक्त ये एहलियत मौजूद है कि जहां पर खसारे हैं, इतने डेफिसिट्स हैं, ये डेफिसिट का बजट होगा, हम इन डेफिसिट्स को कैसे पूरा करेंगे? आईएमएफ के कर्ज, बाहर के ममालिक के कर्ज, वर्ल्ड बैंक के कर्ज, हर जगह तो हमने अप्लाई कर रखा है कर्ज, चाइना के कर्ज को रीशेड्यूल भी कर लें तब भी कर्ज़ों की एक भरमार है। फिर वो जो तरक्याती मंसूबे हैं जो ज़्यादातर पहले तो बिजली की मद में ही हम देखते थे या रोड बन जाने की मद में देखते थे, अब सी पैक है, इसको फाइनलाइज करना है, फिर हमने अपनी ब्लू इकॉनमी को किसी तरह आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, इनको सब्सिडीज़ देंगे, इनको स्ट्रेंथन करेंगे, इनको बिजली कम कीमत पे देंगे, गैस देंगे, करेंगे क्या? जी देखिए इस्लाम, ये जो आप बात कर रहे हैं, मसला ये है कि हुकूमत जो है ना, उसको तो अपने काम घटाने की जरूरत है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उन्होंने सूबों को काम तो सौंप दिए हैं, लेकिन टूरिज्म भी हम खुद कर रहे हैं, कैश ट्रांसफर भी हम खुद कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी हम खुद कर रहे हैं, तो फिर हमने ये सब कुछ डेलीगेट क्यों किया है? देखिए ना, मेरे हिसाब से तकरीबन 40% वजारतें जो हैं वो उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपको ये डुप्लीकेशन है। हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ डिवॉल्व सब्जेक्ट है। दूसरी आपका सवाल पैदा होता है कि अब हमने अगर पहिया चलाना है मईशत का, तो इन नए सेक्टर्स को जहां पोटेंशियल है डेवलप कैसे करना है। वहां आप पूरी दुनिया भर को देखिए कि वो कर्ज लेकर हुकूमत के पैसों पे डेवलप नहीं होते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर और मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं पॉलिसी के थ्रू। ठीक। देखिए ना, हम बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम कंपेटिटिव नहीं है, हमें उससे निकलना है। बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहां हम कंपेटिटिव हैं, हमारे पास 70% यूथ है, हम बहुत सी सर्विसेज में, हॉस्पिटैलिटी में, आईटी में हम कंपेटिटिव हो सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स की कॉस्ट अभी भी चीन और हिंदुस्तान से 3 गुना कम है, अब ये एक हमारा एडवांटेज आ जाता है। इसी तरह आप बात कर रहे हैं ज़राअत की, वैल्यू एडेड ज़राअत के अंदर हमारे पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है।
सवाल ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर इन चीजों में क्यों नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा कि हम उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कम कर पा रहे हैं, हम उनको कुछ ऐसे इंसेंटिव्स नहीं दे पा रहे हैं प्रिडिक्टेबल कि वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बाहर के मुल्कों से मैच करें। एक्सक्यूज मी। तो इसके अंदर सोचने की जरूरत यह है कि G2G की बजाय आप प्राइवेट सेक्टर को, आप देखें ना ये जो गल्फ के ममालिक से डील्स हो रही हैं, दोबारा से प्लेजेस की बात हो रही है, हमें इनको प्राइवेट सेक्टर अगर लोन ना हो इक्विटी पार्टिसिपेशन की तरफ ले जाएं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गिरनी शुरू हो जाएगी। डेट पे इस वक्त 20-22% के ऊपर प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली पैसे नहीं कमा सकता। तो अब ये तो इनोवेटिव सोचने की बातें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से हुकूमत को निकलना चाहिए, गैर जरूरी, क्योंकि हम बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाते हैं तो फिर होटलिंग कैसे चलेगी? अगर हम एमपीएस के हॉस्टल बना रहे हैं, एमएनएस के बना रहे हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर को करने दें, लोगों को वहां ठहरने दीजिए। सो मैं ये एक माइंडसेट है, मैंने बहुत सी इकोनॉमीज में काम किया है, उन्होंने ये डेलीगेट कर दी है चीजें कि ये हुकूमत का काम नहीं है, लेट मार्केट टेक ओवर। असल चीज प्राइवेटाइजेशन नहीं है, असल चीज हुकूमत को अपने कमर्शियल काम छोड़ के प्राइवेट सेक्टर को पास करना है। अच्छा सर, टेंजिबल इंटेंजिबल भी एक बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ। अगर हम ज़राअत की बात कर लें तो ठीक है, हम दीगर शोबों इंडस्ट्री की बात कर लें तो भी ठीक। हम क्यों नहीं सोचते कि सयाहत का एक बहुत बड़ा सेक्टर मौजूद है, ब्लू यानी हमारे ओशंस में भी मौजूद है, ओशन से बाहर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी मौजूद है, इवन हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनके अतराफ़ में भी मौजूद है, बड़ी अहम चीज़ें। हम सयाहत को क्यों इतनी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे, जबकि उसमें लगाना कम और अर्निंग ज़्यादा हो जाती है? दुनिया भर के ममालिक ये कर रहे हैं। वो एक छोटी सी जगह को इंस्टॉल कर देते हैं, वहाँ पे कोई होटलिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लोग बना लेते हैं, वहीं पे खाने पीने की चीज़ें बना लेते हैं। एक इमारत है, उसकी मेंटेनेंस का टोटल पैसा है, उस मेंटेनेंस में, मैं पड़ोसी मुल्क की भारत की बात कर रहा हूँ, उस मेंटेनेंस के पैसे से ट्रिपल पैसा वो कमा रहे हैं और पूरी रियासत के लिए वो चल। हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी कोई मरबूत पॉलिसी क्यों नहीं है? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि सियाहत पे एक बड़ी गलत फहमी है कि अगर हम खोलेंगे तो पूरी दुनिया के सयाह यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा। ना तो हमारे पास फ्लाइट कनेक्टिविटीज हैं, ना रोड कनेक्टिविटीज हैं। जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनमें से बहुत सारों के साथ हमारे ऐसे तल्लुकात ही नहीं है कि सयाह आ सकें। तो हमें लेकिन ह्यूज पोटेंशियल हमारे पास डोमेस्टिक टूरिज्म का अवेलेबल है। इतनी बड़ी यूथ है और जिन्होंने एनर्जीज भी हैं, इंजॉय भी करना चाहते हैं, जगह बिल्कुल नहीं है। अब वो मैं अगेन बात करूंगा, ये हुकूमत मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने ब्लू इकोनॉमी की बात की, आया हुकूमत मुझे 100 साल की लीज पे 1 मील का बीच का टुकड़ा 1 रुपया पर ईयर के हिसाब से दे सकती है? ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, वो तकरीबन 4 से 6 अरब डॉलर सालाना कमाते हैं। हम जो है 1 अरब डॉलर से भी कम है, जिसमें मैरिटाइम सर्विसेज भी है, टूरिज्म भी है, ट्रैवल भी है। अब हमें सोचने की जरूरत है हम क्यों नहीं कर पा रहे। जब हम बाकी ममालिक को देखते हैं तो वो ओपन अप कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप करने के लिए सबसे महंगी चीज जमीन है। अगर हम ब्लॉक्स जो हैं लीज पे देना शुरू कर दें और तकरीबन नॉमिनल प्राइस पे देना शुरू कर दें, कंपेटिटिव बिडिंग पे, क्यों नहीं लोग वहां बनाएंगे? मैंने श्रीलंका में बनते देखे हैं, मालदीव में देखे हैं, ईस्ट एशिया में देखे हैं। आप देखिए इस्लामाबाद में नया होटल क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि प्राइसेस ऑफ लैंड हमने सप्लाई इतनी कम कर दी है कि वो बिल्कुल कोई अफोर्ड ही नहीं करता। अब ये जो जमीनें हैं ब्लू इकोनॉमी की, ये या तो हुकूमत के कब्जे में है या नेवी के पास है। अब जब तक ये डीरेगुलेट नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि वो पैसा कमा सकते हैं, और उसको एक मजबूत पॉलिसी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंज करनी पड़ेगी। ये चीजें हुकूमत का काम है। जब हुकूमत खुद से बैठ के डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है कि हम ये खुद करेंगे, ना तो बजट में गुंजाइश होती है, ना ये उनका काम है, वो इस काम के अंदर पड़ जाते हैं और फिर आप इसको, हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, मार्केट को क्राउड आउट कर देते हैं। हमें मार्केट को क्राउड इन करने की पॉलिसीज चाहिए ताकि ये पैसा आए। अब जैसे सीपैक है, सीपैक में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक बन गया है,
ये तभी कामयाब होगा जब प्राइवेट कैपिटल को ये इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक। वरना ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बन जाएगा जिसपे सिर्फ अमीर आदमी कार चलाते हैं। ये हमें सोचने की जरूरत है कि डीरेगुलेट करके हाउ टू ओपन अप, हम ओपन अप नहीं कर पा रहे। अच्छा हारून साहब, बड़ी अच्छी बात, ठीक हो गया। ये जो हम समझते हैं कि जी हमारे ज़खायर हैं, हमारे पास पेट्रोल भी है, हमारे पास गैस भी निकल आती है, बड़ी ख़बरें देखते हैं, लेकिन वो जाता कहाँ है? कभी हमने उसके इंजेक्शंस इकोनॉमी में लगते तो नहीं देखे, ना उसका फ़ायदा होते देखा। ये जो ज़खायर निकल आते हैं, ये जाते कहाँ हैं? फिर हमारे पास हाँ सोने की कानें हैं, हमारे पास हर चीज़ से माला माल है, उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पाते। जी देखिए, ये जो हम एक पोटेंशियल को बहुत सालों से बेच रहे हैं, ये कोई बेचने की चीज नहीं है। असल बेचने की चीज ट्रांजैक्शन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या जी कह रहा हूं? जी जी जी। आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक एंडोमेंट है और इस एंडोमेंट को मैं डील कर रहा हूं। देखिए, ये जब हम पोटेंशियल को बेचने की कोशिश करते हैं, अब इस पोटेंशियल को मार्केटेबल बनाना कि लोगों को अट्रैक्टिव हो, वो हमारा काम है। देखिए ना, अगर हमारे पास मादनियात हैं तो फिर आप उनके ब्लॉक्स बनाएं, उसके अंदर जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के ऊपर जो जियोलॉजिकल सर्वेस करवाएं और उनको आप ग्लोबली ऑक्शन कीजिए और एग्जैक्टली। ऑक्शन करने के बाद आप लोगों को दीजिए कि आप इसको आगे लेकर चलें। खाली ये कहना कि जी हमारा पोटेंशियल बहुत है, हमारे 5 तरफ से बॉर्डर मिलते हैं, समंदर भी है, पहाड़ भी है, उसके ऊपर खाली लोग नहीं आते। लोग देखते हैं कि आपके जो इंसेंटिव्स हैं इन चीजों को लेवरेज करने के, वो बांग्लादेश से, कंबोडिया से, टर्की से, वियतनाम से मैच करते हैं या नहीं करते। सर हम तो पिंक दैट इज सॉल्ट का वेयर फ़ायदा वी नहीं नीड। उठा पा रहे। दुनिया पिंक सॉल्ट को किसका इतना जी? महंगा बेचती है, हमारा ही पिंक सॉल्ट अपने नाम से मेड इन लगा के बेच देते हैं, हम तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जी, ये सारी चीजें, जब ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सारी चीजें हमें इस वक्त एक बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत है पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस के ऊपर, कि हम कंपेटिटिव हैं कहां। देखे ना, ये जो विशफुल अनाउंसमेंट्स हैं उसके ऊपर तो नहीं होता। वी सही बात नीड है। अ वेरी सीरियस स्टडी कि जी ये 5 हमारे विनर सेक्टर्स हैं। इसके बाद वो 5 विनर सेक्टर्स को आप लेकर आईएमएफ से भी बात करें, आप इंटरनल बैंकिंग सेक्टर से भी बात करें कि जी ये हमारी तरजीह है, आप पैसों का जो है फोकस इस तरफ कीजिए और हुकूमत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट को भी वहीं पर इस्तेमाल करे। हम सब कुछ नहीं कर सकते। ईस्ट एशिया ने विनर्स पिक किए थे और फिर उसके पीछे पैसा लगा के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की थी। ठीक है। मुझे प्रॉब्लम ये आता है कि हमारी एम्बिशन स्कैटर्ड है, फ्रेगमेंटेड है, बहुत बड़ी है। अब मसलन अभी ये जो 10 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट की हमने बात की है यूएई यूएई से। की, जी खुशाइंद बात है कि एक मुल्क करना चाहता है, लेकिन मैं असल चीज जिसपे मैं एक्चुअल जो मुझे कॉन्फिडेंस और प्लेयर मिलता वो होता कि हमने $50 मिलियन की एक कंपनी इनॉग्रेट कर दी है यूएई की पार्टनरशिप से और वो कंपनी अब ये काम शुरू कर रही है। देखे ना, इस चीज में एक हकीकत है। एक पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट को हम बार बार उनको प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करने में अपनी कैपेबिलिटी की वजह से फेल हो रहे हैं और ये हुकूमत का कसूर है कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को डिलिबरेटली क्राउड आउट कर रही है। अच्छा सर, हमें प्राइवेट उसको सेक्टर, सामने हारून साहब बड़ी अच्छी बात। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, चूंकि आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी खुद देखा, आप उसके हेड भी रहे, आप उसको बड़ी गहरी तरीके से भी जानते, ये जो हमारा पोटेंशियल है, हमारे लोकल बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ट्रस्ट डेफिसिट है कि खुद प्रोजेक्ट्स में आगे नहीं बढ़ते, हमें बाहर से प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को मनाना पड़ता है, हमारे अपने अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स बैठे हैं और ज़्यादातर तो अब हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ चले गए, छोड़ छाड़ के सारा कुछ। इंडस्ट्री को तो देखता ही कोई नहीं है, एग्रीकल्चर को भी लोगों ने बेच बेच के हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दी हैं, ये एक ट्रेंड बन गया। तो हम इनकी क्या कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर पाए, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं कर पाए, मसला क्या है? देखिए इस्लाम इकोनॉमिक्स इंसेंटिव्स पे चलती है। आपने इंसेंटिव दिया रियल एस्टेट का और कंज्यूमरिज्म का और सर्विसेज का, 58% इकोनॉमी उस तरफ चली गई। देखिए ना, अगर इंसेंटिव इंडस्ट्री की तरफ होता, सर्विसेज जो है आईटी की तरफ होता, तो वो लोग वहां चले जाते।
पहली बात तो एक तो ये जो बायस है हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर को और डोमेस्टिक में डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर है, उसकी नेशनैलिटी का क्या लेना देना है। जो पैसे लगाएगा वो जब लोकल लगाएगा तो फॉरेन आएगा ना। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अगर हमारी जो एंटी इंडस्ट्री और एंटी एक्सपोर्ट बायस रही है उसकी वजह से वो फिर सेक्टर्स श्रिंक होते चले गए। अब आज की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, आप लेबर कॉस्ट देख लीजिए, यूटिलिटी की कॉस्ट देख लीजिए, फाइनेंसिंग कॉस्ट देख लीजिए, अब वो सेक्टर्स कंपेटिटिव नहीं रहे, इसलिए एक्सपेंशन नहीं हो रही। इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, कंपेटिटिवनेस के ऊपर बड़ा डिटेल्ड काम होने की जरूरत है। इसके बाद इन लोगों को बुला के इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है कि आप बताइए कि आपको क्या इंसेंटिव चाहिए, नॉट पेटनेज। पेटनेज, सब्सिडी और इंसेंटिव में बहुत फर्क है। इंसेंटिव में आप मार्केट में कंपीट करके पैसा कमाते हैं, पेटनेज में आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा यह है कि बहुत सी हमारी इंडस्ट्री पेटनेज पे बढ़ी है जो कि अब सस्टेनेबल नहीं रही है, बिल्कुल साफ बात है। लेकिन बहुत से यंग मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर निकल आए हैं, लेकिन वो आगे एक्सपैंड नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां हुकूमत की पॉलिसी उनको सपोर्ट नहीं सर कर पा थोड़ा रही सा है। कोई ना कुछ हमारे करने पास लगता है ना हारून लॉन्ग साहब, टर्म। हमारी आईटी जी इंडस्ट्री थोड़ा सा कुछ करने लगती है, उसको हम टैक्स का ड्रावा देना शुरू कर देते हैं। आओ भी आओ, तुमसे तो टैक्स लें पहले। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, हमारी कैपेसिटी आईटी की बहुत ज़्यादा है, दुनिया उसको यूज़ कर रही है। चूँकि मैं देखता हूँ लड़के लड़कियों को, अपने घर में देखता हूँ कि दुनिया में यूज़ हो रहा है, उनको उनकी सैलरीज अच्छी मिल रही हैं, वो सुकून से दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, हम दुनिया को पता नहीं क्या क्या बेच सकते हैं। हम उसके इस्तेमाल से भी लोगों को डराते हैं टैक्स की बात करके। अभी रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात कर रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। दुनिया से हम जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, चाइना ने या जापान ने और जर्मनी ने तो उसकी बिल्कुल ही हैयत तब्दील कर दी, वो वहीं बनाना शुरू कर दिया और वहाँ के लोकल लोगों को उसका फ़ायदा होना शुरू हो गया, इंडस्ट्री को फ़ायदा। वो जो ट्रैवल कॉस्ट थी, वो जो ट्रांसपोर्टेशन थी, उससे भी बच गए। लेकिन हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को सिवाय इसके स्पेलिंग दुरुस्त कराने के और क्या कर सकते हैं? देखिए अरसलान, इसका एक लाइन का जवाब यह है कि प्लीज लोगों को लेजिटिमेटली पैसा बनाने दें। एक माइंड सेट वेरी है वेल सेड। जो वेल्थ क्रिएशन को डिस्करेज करता है। हमें उस माइंड सेट को कंट्रोल करना है, खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी में, जो कि अगर फैसिलिटेट नहीं करता तो रोड़े तो ना अटकाए। और हर चीज को, किताब को बैलेंस करने की नजर से जब आप देखेंगे कि कितना टैक्स पकड़ लेंगे, दैट इज ए रिग्रेसिव अप्रोच। आप इसको 10 साल के विजन में देखें कि ये जो है 100 गुना बड़ा हो जाएगा, फिर देखिए कितना टैक्स आएगा। देखिए ना, ये जो एक अपॉर्चुनिस्ट है कि हर चीज जो है, जितनी पॉलिसी है, चाहे ट्रेड है, कुछ है, उसको हम बिल्कुल उसके टैक्स के लेंस से देखते हैं। वो बिल्कुल एक गलत थिंकिंग है। प्लीज लेट पीपल मेक मनी लेजिटिमेटली, ओपन अप स्पेस फॉर देम। जब वो बड़े हो जाएं, पैसा कमा लें, तो क्यों नहीं टैक्स देंगे। लेकिन अगर आप पहले से स्क्वीज करना शुरू कर देंगे, और ये जब मैं मलेशिया गया तो महातीर मोहम्मद साहब ने उस वक्त हमारे वजीर आजम से कहा कि आप दो चीजें अपने लोगों को बताएं कि एक तो ओपन अप मार्केट फॉर फॉरेनर्स, दूसरा ये क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, दूसरा लोगों को पैसा बनाने दें। जब पैसा बन जाएगा, उनके स्टेक्स आ जाएंगे, फिर बैठ के उनसे बात करें कि भाई अब आपने, आपकी ये जिम्मेदारी भी है, ये भी है। वो शुरू करने से पहले ही अगर आप रिग्रेसिव चीज डाल देंगे तो लोग तो फिर इंसेंटिव तो नहीं होंगे ना जी, फिर तो अभी सर सोलर लगा नहीं, सोलर पे टैक्स की खबर पहले आ गई। अभी आईटी चला नहीं तो टैक्स की खबर पहले आ गई। एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हम हुकूमत को कर्ज पे चला रहे हैं। एक हुकूमत का इसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, वो एक डेस्परेशन है कि कहीं से पैसे पकड़ लो। ये अप्रोच फिर दुनिया को डिसहार्टन करती है इन्वेस्टर को, वो फिर आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाता। सर बिल्कुल लास्ट में ये जानना चाहूँगा, फूड इन्फ्लेशन का क्या होगा इस बजट को देखते हुए, कैसे होगा, क्या होगा, क्या सब्सिडाइज होगा, इंसेंटिवाइज जिसको आप कहते हैं वो होगा, क्या होगा? और दूसरा सर इसी के साथ, ये डॉलर ठीक जगह पर मौजूद है जहाँ पर है, और जितना हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है मॉनेटरी पॉलिसी में, ये भी ओके है, सारा कुछ ठीक है? जी, पहली चीज तो मैं डॉलर पे कमेंट करता जाऊं। अगर कोई भी आदमी आपको डॉलर की प्राइस प्रिडिक्ट करता है ना,
तो मेरे हिसाब से वो आदमी ठीक सर्विस नहीं कर रहा। इस वक्त कोई करेंसी को ये डिमांड सप्लाई का मार्केट इसको डिटरमिन करेगी, कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। ठीक। तो लेट्स होप कि स्टेबल रहे। दूसरी चीज ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है, हमने हिस्टोरिकली देखा है कि हम बेसिकली इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन को उस हद तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं जिस हद तक करना था, क्योंकि बैंकिंग की आउटरीच बहुत लिमिटेड है। अब मैं अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं, क्योंकि हमारे स्टेबलाइजेशन के चैलेंज भी है, आईएमएफ भी है, लेकिन जो मैंने अर्ज किया, अगर हम एविडेंस बेस्ड टेबल पे रखें कि ये हमारे पास एक स्टडी है, ये 4 सेक्टर्स जो हैं पाकिस्तान की बका के लिए, ग्रोथ के लिए बड़े जरूरी हैं, जिसमें जॉब क्रिएशन भी है, जिसमें वैल्यू एडिशन भी है, एक्सपोर्ट भी है, पोटेंशियल भी है, और हम आईएमएफ के सामने रखेंगे कि इनको हम तरजीही बुनियाद के ऊपर फाइनेंसिंग भी देना चाहते हैं, इंसेंटिव्स भी देना चाहते हैं, और उसकी ये टेक्निकल फीजिबिलिटी है। कोई वजह नहीं है कि आप अगर बीआईएसपी पे निगोशिएट कर सकते हैं तो हम इन सेक्टर्स पे भी, लेकिन ये एक एविडेंस बेस्ड टेबल के ऊपर डायलॉग होता है, ये कोई विशफुल अनाउंसमेंट सा झगड़े से काम नहीं होता। तो हमें इस वक्त कुछ 3-4 चीजों पे फोकस करना है। हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इकोनॉमी को टर्न अराउंड, ट्रांसफॉर्म कर दें, लेकिन हमने ग्रोथ के पैटर्न पे अगर डालना है तो आप खाली जो है डिमांड को स्प्रेस करके, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, और हम जो है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किए बगैर बहुत मुश्किल है। लेकिन मेन मसला हुकूमत है। हुकूमत को कमर्शियल एक्टिविटीज से और अपनी गैर जरूरी इखराजात से निकलना पड़ेगा, और उसी स्पेस को, ये जो विनर्स की मैं बात कर रहा हूं, उसकी तरफ डाइवर्ट करना। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच। माहिर मईशत, बड़ी अहम डिटेल डिस्कशन बजट को लेकर, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लोगों की उम्मीदें क्या हैं, माहिर मईशत क्या कहते हैं, किस तरह से बेहतरी की जा सकती है। रातों रात चेंज नहीं होगा, लेकिन मरबूत पॉलिसी से तब्दीली की जा सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा दीगर एक मामला है बड़ा अहम, उस पर भी बात कर लेंगे। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करेंगे हीट वेव के हवाले से। बहुत बड़ा मसला, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला, फिर बेमौसमी बारिशें। भी काफ़ी अरसे से एक लंबा टाइम है जिसमें बारिश नहीं हो रही और गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले, इससे पिछले साल की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद में मई के मौसम में बेहतर था हालात, इतनी गर्मी नहीं थी। इस बार मई बहुत ज़्यादा गर्म शुरू हुआ, अचानक अप्रैल एंड हुआ और मई गर्म शुरू हुआ। पूरे पाकिस्तान में गर्मी की एक लहर है, और हीट वेव से कैसे बचा जाए, हीट वेव से क्या कुछ हो सकता है। बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं, अभी तक छुट्टियां हुई नहीं, तो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए क्या तदाबीर हो सकती हैं, वालिदैन के लिए क्या हो सकती हैं, फिर मौसमियाती तब्दीली, इसके असरात पाकिस्तान की इकॉनमी, फसलों, ग्लेशियर्स, इस पर क्या पड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हुई, ग्लेशियर्स पर बर्फ़ कम पड़ी, इसके क्या असरात हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ साथ मुनीर अहमद साहब इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, बल्कि मैं कहूँ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं और माहौलियात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब, आप इससे पहले एक बार जब आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था, आपको याद होगा, तो आपने कहा कि बहुत कम बर्फ़ ग्लेशियर्स पर पड़ी। अब उसके क्या असरात हम देखने जा रहे हैं। हीट वेव का एक सिलसिला है, गर्मी की लहर नॉर्दर्न से लेकर तो हर एरिया तक है, तो क्या देखने जा रहे हैं असरात? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बर्फबारी का आपने जिक्र किया, कम पड़ी इस दफा, खासकर जो असल सीजन होता है ना, दिसंबर और जनवरी, वो तो बिल्कुल ड्राई गए थे। इस दफा तो बर्फ ना होने के बराबर हुई थी, बल्कि हुई नहीं थी। जनवरी के आखिर में जाके कुछ शुरू हुआ था बारिशों का स्पेल, और उसके बाद फिर फरवरी और मार्च में बर्फबारी होती रही, लेकिन वो इतनी देर बाद साबित नहीं होती जितनी कि जनवरी की हुआ करती है, दिसंबर की, क्योंकि वो देर तक रहती है। और असरात तो जाहिर है, आपके जो परमानेंट वाटर रिसोर्सेज हैं वो एक तरह से ज़खायर हैं पानी के, उसी बर्फ की सूरत में होते हैं, और वो फिर स्प्रिंग में और समर में पिघल कर आपकी दरियाओं की ज़िंदगी बहाल रखती है। दरियाओं के बहाव की वजह से फिर आपकी पावर जनरेशन, फिर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज़, इस सब में जाहिर है पानी की जो वाफिर वो होती है फरावानी, वो बर्फ की मेन कंट्रीब्यूशन होता है उसका। तो जब वो कम जिस साल पड़ेगी तो जाहिर है उस साल में फिर पानी की कमी महसूस करनी पड़ेगी। ऊपर से ये बहुत सख्त किस्म की जो हीट वेव आई हुई है, तो जाहिर है ये भी
इसमें पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, पावर जनरेशन का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो एक तरह से उस कमी को एग्रवेट कर देती है ये चीज़। अच्छा और सरदार अब जो साहब, इसमें थोड़ा सा एडअप भी कीजिएगा, वजूहात क्या होती हैं ग्लेशियर्स पर बर्फ कम पड़ने या उस तरह से ना पड़ने की जो उसकी रिवायत है? देखिए, जो मेन वजह तो जाहिर है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब वेदर पैटर्न एक तरह से उस तरह से बिहेव नहीं करते जैसे कि नॉर्मल पैटर्न हुआ करते थे। अब जो है ना, अनसर्टेनिटी बड़ी बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम इवेंट्स की, यानी कभी तो बहुत ज़्यादा बारिशें और कभी ड्राउट किसी कैसी है, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और शिद्दत भी बढ़ गई है। तो अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा दिसंबर और जनवरी दोनों महीने जो थे उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे इलाके पे बहुत कम आई। जो मगरब से आने वाली हवाओं का सिलसिला होता है, सर्दियों में तो बारिश उसके बायस होती है और साथ में बर्फबारी भी होती है। तो जाहिर है कि वो एक तरह से पहले दोनों मंथ ड्राई गए थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना आने की वजह से एक तरह से रहा था। ठीक है मुनीर साहब, यही अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो ग्लेशियर्स पर बर्फ़ का कम पड़ना, फिर ग्लेशियर्स का जल्द पिघल जाना, और फिर हमारे पास ये अजीब अजीब मौसमियाती तब्दीलियों के असरात दिख जाना, बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो आज से पहले सुनी नहीं, नए नए वायरल इन्फेक्शंस का आ जाना, ये सब हो क्या रहा है? और फिर हीट वेव है, मैं ज़रा आगे चल के हीट वेव पे बात करूँगा, लेकिन अभी ये जो ग्लेशियर वाला मामला है। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि ये क्लाइमेट इम्पैक्ट तो हम बहुत वक्त से देख रहे हैं। अगर आप 2010 से बात करें तो हम 2010 से ये हमारे ऊपर इसके असरात आना शुरू हो गए थे, जबकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात नहीं हो रही थी। लेकिन ओवर द इयर्स कोई 14 साल हो गए। 14 साल में हमने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में कुछ सीखा भी नहीं है, और कोई अडेप्टेशन प्रोसेस होता है वो कोई हमने ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ से कुदरत जो है, जो जिसको हम क्लाइमेट इम्पैक्ट कहें, ये शदीद होता जा रहा है। इससे बहुत सारी वजूहात, जैसे अभी हमारे दूसरे दोस्त ने इसके ऊपर कुछ बात की, कि ये ज़ाहिर के पूरा जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं। अब बाज़ जगहों के ऊपर बहुत हार्श वेदर्स हो रहे हैं, लेकिन बाज़ जगहों के ऊपर ये जो कोल्ड वेदर्स जो थे ना, जैसे विंटर जो था, वो अब श्रिंक हो गया है। समर जो है वो बढ़ गया है और उसकी शिद्दत भी बढ़ गई है, मानसून भी बढ़ गया है। स्प्रिंग सीज़न पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गया है। कोई 4 दिन का शायद स्प्रिंग सीज़न रह गया हो, या शायद वो भी ना हो। अब अगर इस साल को अगर हम देखें तो मार्च में जो सूरत हाल थी, और उसके बाद एकदम जो एक शदीद मानसून की कैफियत पैदा हुई 3 हफ्ते तक अप्रैल के अंदर। हमने कभी अप्रैल के अंदर इतनी बारिशें नहीं देखी, और जैसी बारिशें रुकी तो एकदम आग का जो आग की बरसात थी, तंदूर था। और इस महीने के अंदर अभी हमने सिर्फ 3 हफ्ते गुजारे हैं और 2 हीट वेव्स आ चुकी हुई हैं। ये तो हमारे जो महकमा मौसमियात वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इसकी जो साइंटिफिक रीज़न्स हैं, वो शायद हमारे नाज़रीन को साइंटिफिक रीज़न्स का भी इतना ज़्यादा उससे शायद लगाव ना हो कि क्या है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से हो सकता है, हिफाजती इक़दामात से हो सकता है। बिल्कुल। अब एक बहुत वक्त से, अब मुझे तो इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए 34 साल हो गए हैं, जब मैं 1991 से लेके आज तक, कि किस तरह से आप अपने माहौल को अपने लिए बेहतर बनाएं। लेकिन इन इतने सारे सालों के अंदर माहौल की तबाही हमने अपने हाथों से की। हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जो कवानीन बनाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाई। जो हमारे मुख्तलिफ तरह से के जो माफियाज़ हैं, उन्होंने जो सूरत हाल इख्तियार की और जितना कुदरती वसाइल का इस्तेसाल किया और वो जो लूट मार की, वो किसी को नज़र नहीं आती। मैं और आप अगर फ़र्ज़ करो खुदा ना खास्ता अगर कोई 100 रुपये का नुकसान कर देंगे ना, तो कल को वो हेडलाइंस बनी हुई होंगी कि जी ये फिस्कल लॉस ये हो गया। सही बात। लेकिन जो इन्वायरमेंटल लॉस जो उससे कहीं ज़्यादा है, उसके ऊपर हम कभी कोई बात नहीं कर पा रहे। और अगर हमारे इलाके के अंदर अगर टिम्बर माफिया चल रहा है, या स्टोन क्रशिंग हो रही है, या ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म हो रही हैं, या हाउसिंग माफिया ने जिस तरह से तबाही और बर्बादी की है ज़री ज़मीनों के साथ, हॉर्टिकल्चर लैंड्स के साथ, हम कभी उसके ऊपर इस तरह से नहीं करते। लेकिन वो जो नुकसान हमें दे रहे हैं, वो पूरी कौम को बहुत ज़्यादा, आप इसको मेरा ख्याल शायद
100 से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। मुमकिन है कि आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए इस नुकसान को, जो वो नुकसान है। तो उसके ऊपर बात करने की, हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने की, माफियास को रोकने की या कर्ब करने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत चाहिए, और इसमें जो आम लोग हैं इनका एक बहुत अहम किरदार बनता है। अच्छा, और काफी उनको हद ये तक तो मुनीर किरदार साहब अदा करना आपने ना पड़ेगा। हीट वेव की वजूहात काफी हद तक तो बता भी दी इसी बात में। जी। सरदार सरफराज साहब, कोई ऐसी रीजन जो आप समझते हो कि हीट वेव इस कदर शिद्दत की और इस कदर जल्द आ जाना, मतलब एक्सपेक्टेडली जून जुलाई समझ आता है, जून जुलाई से भी पहले आ जाना, और बहुत शिद्दत की हीट वेव है? जी देखिए, जो इसकी इमीडिएट वजह या मेट्रोलॉजिकल वजह जैसे हम कह सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल रीजन वो तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पूरे के ऊपर हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है अपर एटमॉस्फेयर में। तो जब हाई प्रेशर एरिया अपर एटमॉस्फेयर में बनता है तो वो एक तरह से एयर सब्सिडेंस और कंप्रेशन के नतीजे में ग्राउंड पे उसके नतीजे में गर्मी पैदा होती है। तो इमीडिएट वजह तो ये होती है। उसे हीट डोम भी आजकल नई इस्तेलाह कहा जाता है कि जब तक अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर मौजूद है किसी सर्टन जगह पर, तो तब तक वहाँ गर्मी रहेगी। और वो हीट डोम जब तक एक तरह से शेक नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा अपनी जगह से, तो गर्मी की लहर बरकरार रहती है। इस वक्त पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। इस वक्त आप उधर अमेरिका की कोई स्टेट है, वेस्टर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स, उनमें भी यही सूरत हाल है। हीट डोम की फॉर्मेशन हुई है मेक्सिको और गिरदोनवा, और चाइना में भी इसी तरह की सूरत हाल है, कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये तो इसकी इमीडिएट मेट्रोलॉजिकल वजह है। लेकिन दूसरी वजह इन द लॉन्ग रन आप देखें तो वही जैसे इन्होंने कहा आपके मेजबान ने कि मेहमान ने कि क्लाइमेट चेंज एक मेन वजह है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और शिद्दत भी बढ़ गई है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2022 में इससे बहुत सीवियर हीट वेव आई थी और बहुत प्रोलॉन्ग हीट वेव थी। वो तो मार्च में शुरू हो गई थी। वस्त मार्च से लेके वस्त जून तक तकरीबन 80-90 दिन जो थी ना मुसलसल गर्मी पड़ी थी, और हाई 40s में गए थे टेम्परेचर। उस वक्त भी 50s में भी गए थे। उस वक्त जैकोबाद का टेम्परेचर अप्रैल में 50 चला गया था। लेकिन उस हीट वेव की फिर एक तरह से क्लाइमेट चेंज के साथ उसकी लिंकेज पैदा करने के लिए वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन एक इदारा है, वो स्टडी करते हैं। तो उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि ये इसकी इतनी शिद्दत जो बढ़ी है और इसकी जो इतनी फ्रिक्वेंसी एक तरह से बढ़ना शुरू हो गई, ये ड्यू टू क्लाइमेट चेंज है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसेज फिजा में इस वक्त इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद ना होती हैं, आप प्री इंडस्ट्रियल क्लाइमेट में होते इस वक्त, तो यही गर्मी जो है ना 1 से 2 डिग्री कम होती टेम्परेचर आज के जो है, अगर इतनी ग्रीन हाउस गैसेस की डिपोजिशन ना हुई होती। तो दूसरी मतलब बड़ी और जो असल वजह है वही क्लाइमेट चेंज है। उसकी वजह से अब इस तरह के इवेंट्स आना मामूल बन गया है। और जैसे इन्होंने कहा कि अप्रैल में हमने देखा बहुत गैर मामूली बारिश हुई। अप्रैल जो है ना वेटेस्ट एवर अप्रैल था पाकिस्तान में। इतनी बारिशें अप्रैल के महीने में कभी नहीं हुई थी पिछले जो 63 साल का हमारे पास डिजिटाइज डेटा है उसके मुताबिक। और इसमें ये कोई 160% से ज्यादा बारिशें हुई थी अप्रैल में। लेकिन उसके बाद ड्राई सीजन शुरू हुआ और हाई प्रेशर एरिया की फॉर्मेशन हो गई, तो ये हीट वेव जनरेट हुई। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। मुनीर साहब, क्लाइमेट चेंज बड़ा अच्छा हमें लगता है कि जी इसके बारे में काम हो रहा है वर्ल्ड। ये क्लाइमेट चेंज इस सिचुएशन में दुनिया आई क्यों है? बड़ी रीजंस में क्या? इंडस्ट्री है, क्या है, गाड़ियों का धुआं है, एयर कंडीशंस की गर्मी है, क्या है? अच्छा, बुनियादी तौर पे तो इसमें जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। ये ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हो गया था, और बहुत ज़्यादा इर्रेशनल डेवलपमेंट जो हुई यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, तो इसने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की। और उसकी वजह से जैसे अभी हमारे दोस्त बता रहे थे, तो जाहिर है कि वो फिर आपके जो एक दफ़ा गैस पैदा हो जाती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हमेशा रहती है। आप उसको जब तक के उसका मद्दे मुकाबिल नहीं लेकर आएंगे उसको ख़त्म करने के लिए या उसको उसको ज़ायल करने के लिए, तब तक तो वो उसका नहीं होगा। पिछले दिनों ओजोन लेयर का आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर ओजोन लेयर के ऊपर बड़ा और उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट है, उसके बाद जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ थे या हमारी तरह के डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, उन्होंने भी कहा कि यार फ़लाँ लोगों ने, फ़लाँ मुल्कों ने, फ़लाँ स्टेट्स ने
इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इतनी तरक्की कर ली, इतना पैसा कमा लिया, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो गया, तो हम क्यों ना करें। वो जो एक रैट रेस चली इंडस्ट्रियलाइजेशन की, डेवलपमेंट की, वो बहुत इरेशनल रही। और लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि 28-29 साल हो गए हैं हमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ करते हुए UNFCCC की, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। जो मुजरमान थे, जो मुर्तकिब थे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट के, वो अभी भी इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हैं कि हम दूसरे जो मुल्क जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, अगर मैं ये बात आपकी समझूं तो 30% जी। की वजह से 70% लोग नुकसान उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये 30% भी शायद कम ही होंगे। अच्छा, हाँ, ये 30% से भी अगर आप ये चले स्टैटिस्टिक्स 20% को ले लें, देखें 20 की तो वजह ये से शायद 80%। तो अब ये कोई रेशो है, बाकी सारी दुनिया जो है सर वो इसका हल क्या होता है? अच्छा, हल देखो, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है, हाँ। जिसके अंदर उसकी गैशियस स्टेट्स भी हैं, गैस भी है, उसके अंदर फुजला भी है, इसका क्या हल है, क्या करते हैं? अच्छा देखें, 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री को आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं, कि आपकी जो इमिशंस हैं वो कम से कम हों। दूसरी बात ये है कि आपने जो इमिशंस की हैं और जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप उन कौमों को मिटिगेशन के लिए और अडेप्टेशन के लिए, इन असरात से बचने के लिए, अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए आप उनको पैसे दें। अब देखें, अगर आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है या मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबल तो मुझे और आपको होना चाहिए ना, एक दूसरे का, और एक दूसरे का नुकसान भी भरना चाहिए। जो दुनिया का जस्टिस या इंसाफ का जो निज़ाम है वो यही कहता है, जिसने नुकसान किया है वो नुकसान भरे, लेकिन जो बड़ी कौमें हैं वो नुकसान भरने पर तैयार नहीं है। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट पे अभी तक उस रात से मेरा ख्याल शायद कोई 8-10% उसके ऊपर अमल हुआ होगा। और अच्छा, उसके बाद से अब ममालिक ने ज्यादा किया है जो उसकी वजह नहीं थे, जो अब बेचारे उसके असरात से मुतासिर थे, उन्होंने ही कर लिया है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो है अब वो ये है कि जो डेवलप कंट्री की इंडस्ट्री है वो अपनी कार्बन इमिशंस तो कम नहीं कर रही, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम नहीं कर रही, और गरीब मुल्कों को, दूसरे मुल्कों के कहती है कि आप दरख्त उगाएं, आप फलां करें, आप ये करें, तो वो हमसे जो क्रेडिट है वो हमसे ख़रीद लेते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, या इसी तरह से जो मिलते, या अभी जो कार्बन मार्केट्स आ गई हैं, कार्बन मार्केट ये है कि मैंने अपना ख़र्चा कम नहीं करना, जो मैंने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करनी है मैंने धड़ाधड़ करते रहना है। आपने अच्छा काम किया है तो आपसे कहना है कि सर अब मेरे को पैसे ला लो, तो ये आप अपने क्रेडिट मुझे दे दें। ओके यार, ये आप मैं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपकी नेकियां खरीद रहा हूँ। ठीक है, आपका अच्छा काम मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं अमीर आदमी हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं कि इंसाफ बिकाऊ है। आप अब छोटे मुल्कों में चले जाएं, हमारे यहाँ कितने आपको वो कहते हैं किराए पे गवाह मिल जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उतना ही इंतहाई करीब जुर्म है जितना आप कानूनी इंसाफ को खरीदते हैं, ये शायद उससे ज़्यादा है। ठीक हो गया। एक मैं बात अगर आपको कर दूं, एक और आपकी इजाज़त हो, तो वो ये कि लेकिन इसका जो है कि अगर हम अपने ख़ुद को बचाने के लिए अगर अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को थोड़ा सा माहौल दोस्त बना दें, आप फ़र्ज़ करें दरख्त उगा लेते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बना लेते हैं या एनर्जी एफिशिएंट बना लेते हैं, या जो बाहर से जो हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने का, जैसे हमारी पुरानी जो बिल्डिंग्स थी। अच्छा, ये बताएं मुनीर साहब, आप भी और सरफराज साहब भी। पहले सरफराज साहब, ये जो हमें गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें धड़ाधड़ नज़र आती हैं और फिर जो समंदर के अंदर वेस्टेज डाल दिया जाता है भर भर के तमाम नालों का, और जो गंदगी, ह्यूमन वेस्टेज हो गया या एनिमल वेस्टेज हो गया, ये कितना ख़तरनाक है? देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत खतरनाक है। अब मैं कराची में रहता हूँ और आप इसके साथी भी होंगे कराची में, उनसे पूछिए कि समंदर पर जो आप जाते हैं तो कितना एक तरह से गंदला नजर आता है, और वो जाहिर है प्लास्टिक पोल्यूशन और जितना आपका सीवरेज का पानी है पूरे शहर का उसमें चला जाता है। यानी मेरा ख्याल है कि
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यानी 1% भी ना जो ट्रीटेड वाटर उसमें नहीं छोड़ते हम, 99% अनट्रीटेड छोड़ते हैं। तो सही बात सारी है। ज़ाहिर है उससे मेरीन लाइफ आपकी तबाह हो रही है, और आइंदा चलकर तो उसके बहुत अच्छा, ज़्यादा एक शॉर्ट सा नुकसानात आंसर होंगे। चाहिए होगा जी। सरदार साहब कि कितना लंबा अरसा हीट वेव रहने का इम्कान है इस बार? देखिए ये जो चल रहा है स्पेल मेरे ख्याल में जून के शुरू के दिनों तक यानी 3-4 जून तक चलता रहेगा, क्योंकि इसकी शिद्दत में 27 के बाद थोड़ी सी कमी आएगी, 1 बारिशें आध 2 होंगी डिग्री की। सरफराज साहब, बारिशें होंगी? बारिशें इंशाल्लाह होंगी। मॉनसून में इस दफा अच्छी बारिशें हैं अगेन, इसलिए कि हमारी मॉनसून बारिशों के जो टेली कनेक्शन होते हैं बैरलकाइल के दर्जा हरारत और सर इंडियन ओशन के अगस्त की दर्जा बात कर हरारत। रहे हैं, जुलाई की बात कर रहे हैं या जून में? जुलाई में जून में भी होती हैं प्री मॉनसून बारिशें। 15 जून के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ओके, आज जो जी ठीक है। सरदार सरफराज साहब, थैंक यू सो मच। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, वजूहात पर भी बात हुई, और दुनिया भर में जो कुछ कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो रहा है, मुनीर साहब ने कहा वो एक पार्टी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और जिस तरह से फुजला या गैस हवा में छोड़ी जा रही है उसका ऑल्टरनेट मौजूद है, उस पर अमल दरामद करना बड़े ममालिक की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।